गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हिमांशु, पंकज, दीक्षा, अनुज, प्रीति। आज रिक्वेस्ट तो काफी लोगों की आई थी, लेकिन अभी भी केवल 5 ही लोग। बेटा ऑनलाइन क्लासेस इम्पोर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। अटेंड किया करो आप लोग सभी, जो भी क्लासेस आए। कल जो क्वेश्चन हुए थे हमारे, किसी को डाउट है बेटा? किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, जब तक बाकी लोग ज्वाइन होते हैं। आज हमारा ये पार्ट नंबर 4 है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इस चैप्टर पे। मंजू बेटा, आवाज आ रही है सभी को सही? यस सर। वेरी गुड। मंजू आप बताइए बेटा, कहाँ थे इतने दिन तक? मंजू बोल नहीं रहे, क्या समझे? किसी और ने लॉगिन किया है? प्रीति बेटा, वॉइस आ रही है मेरी सही? मंजू वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। कहाँ थे अभी तक आप? सर वो फोन खराब हो गया था, अभी पापा ठीक करवा के लाए हैं। ठीक है बेटा, रेगुलर क्लासेस लगाओ जब तक ऑनलाइन चल रही हैं, ठीक है ना? क्योंकि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जिनके बारे में आपने सुना नहीं होगा। ओके सर। आवाज तो सही आ रही है ना मेरी? यस सर। चलो जुड़े हुए हैं, बाकी कोई आएगा तो हम देखते हैं। चलिए, पार्ट नंबर 4 है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और फोन सभी के पास होना चाहिए। अरुण सागवान भी आ गया है। फोन सभी के पास हो, जिसका नाम बोला जाएगा वो आंसर देने की कोशिश करेगा, ठीक है? और तब तक अपना माइक ऑफ करो। MCQs from magnetic effect of current। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट शुड बी द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? देखिए, जो हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम मैग्नेट बनाते हैं, तो उसके लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट रहता है? कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक है? और वो जो मैग्नेटिक
मटेरियल को यूज करके कोर्स बनाई जाएंगी, वो दिखने में कैसी होंगी, ऐसे सिलेंड्रिकल भी हो सकती हैं और ऐसे ट्रांसफॉर्मर के अंदर स्ट्रिप्स जिनको लेमिनेटेड कोर या लेमिनेटेड शीट्स बोला जाता है। ठीक है, ये ई टाइप आई टाइप ऐसे देखने को मिलती हैं, ई टाइप होंगी ऐसे आपको देखने को मिलेंगी और आई टाइप, दोनों कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं जो कि किस मटेरियल के बने होते हैं। पहले भी हमने आप लोगों को इसके बारे में बताया कि कौन सा मटेरियल चूज किया जाता है। मंजू बेटा आंसर दो। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है, जो कोर बनी होती हैं वो कौन सी मटेरियल की बनी होती हैं? आवाज आ रही है? फटाफट आंसर दो बेटा। सॉफ्ट आयरन। वेरी गुड, सॉफ्ट आयरन। अच्छा, क्या आप बता सकते हो सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज किया जाता है? ये हार्ड आयरन, रस्टेड आयरन, नन ऑफ दीज, ठीक है, या फिर ये हार्ड आयरन या रस्टेड आयरन या फिर जो हमारे पास में कॉपर है या सिल्वर है वो क्यों यूज नहीं करते? अगर आपने पहले का वीडियो देखा है तो बताइए। तो आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ सर, अभी आ रही है, अभी बोलो प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हम सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज कर रहे हैं। ये जैसे हार्ड आयरन, रस्टेड आयरन या फिर एल्यूमिनियम, सिल्वर, ठीक है, ये इस टाइप के मटेरियल्स हम क्यों यूज नहीं कर रहे? इलेक्ट्रोमैग्नेट सर के लिए कोर बनाते हैं उसके लिए, यानी कि ये कोर सॉफ्ट आयरन से। हाँ बोलो अब। सर क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन होता है इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती होगी सर। हाँ, कंडक्टिविटी देखो, दो चीजें होती हैं कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, और एक जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोल दिया जाता है, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड को लाइन पास करने की जो एबिलिटी होती है ना, इस सॉफ्ट आयरन की क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आया? आप ऐसे आंसर दीजिएगा कुछ तो कि जैसे सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन मटेरियल, इस मटेरियल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करने की जो एबिलिटी है वो क्या होती है, हाई होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से सॉफ्ट आयरन मटेरियल यूज किया जाता है कोर बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु हैज स्टेटेड राइट हैंड थंब रूल। ये कुछ साइंटिस्ट के नेम्स गिवन है यहाँ पे हमारे पास में, जैसे ओरेस्टिड, फ्लेमिंग, आइंस्टीन, मैक्सवेल। तो राइट हैंड थंब रूल इन ऑप्शंस में से किस साइंटिस्ट ने बताया था? तो कौन बताएगा? हम चलते हैं, चलो रुपेश जल्दी बताओ। आंसर दी फ्लेमिंग। रुपेश बताएगा। फ्लेमिंग। फ्लेमिंग। यस सर। अब माइक बंद करो, अब सुना करो। रुपेश माइक बंद करो। दीक्षा, एक बार दीक्षा बताएगी। बताओ बेटा, राइट हैंड थंब रूल इनमें से कौन सा सर ऑप्शन सही है? फ्लेमिंग। यस सर। चलो, अभी है ना, ये राइट हैंड थंब रूल सभी को दिखाई दे रहा होगा कि करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने हाथ को हम रखते हैं और जिस साइड उंगलियां घूमती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लेकिन अब जो आंसर है बेटा, वो इसका आंसर फ्लेमिंग नहीं है, मैक्सवेल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूं कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा हुआ बेटा राइट हैंड थंब रूल, और जो फ्लेमिंग ने बताया था हमें वो बताए थे सिंपल
राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। RHL LHL करके नहीं बोला था मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। तो यहाँ बेटा थंब लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा, ये थंब से आपको ध्यान रखना है कि राइट हैंड थंब रूल किसने बताया है, मैक्सवेल ने बताया हुआ है, ना कि फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा मैक्स, तो हम लोग पढ़ते हैं इतना। अभी ये आप लोग सोचते हो ना कि हमने तो ये MCQs वगैरह की क्यों लगाई क्लासेस, हमें तो आते हैं ये। अब देखो सभी का जो आंसर था वो गलत था, तो बेटा कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिलेगी। क्लासेस रेगुलर लगाते रहो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, मिस मत किया करो, ठीक है। तो ये राइट हैंड थंब रूल पूछ लिया जाए, बेसिकली किसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड आप आंसर में बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं अपने राइट हैंड को करंट की डायरेक्शन में अलाइनमेंट करके, ठीक है। और ये करंट कौन सा है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग हाथ को रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द स्विचेस आर पुट इन द, ठीक है। जो स्विचेस हैं, जैसे आप घरों में देखते हो फैन ऑन करने के लिए स्विच है, लाइट ऑन करने के लिए स्विच है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे घर के अंदर 3 तरह की वायर्स आती हैं। लाइव वायर जिसको फेज वायर भी बोलते हैं, अर्थ वायर ग्रीन वाली वायर, लाइव वायर जैसे रेड कलर की मिलेगी आपको, अर्थ वायर ग्रीन कलर की मिलेगी, न्यूट्रल वायर जैसे ब्लैक कलर की मिलेगी, ऑल ऑफ द अबव की सभी में लगा सकते हैं। आपको बताना है कि जो स्विचेस हैं ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, वो इनमें से कौन सी वायर पे लगाया जाता है। पंकज, आपने पहले ये क्लास लगाई थी, वहां पे मैंने फ्यूज के लिए क्वेश्चन डाला हुआ था, तो अभी बताइए स्विच के लिए क्या रहेगा, जल्दी बताओ। जितना जल्दी बताओगे क्लास उतनी जल्दी ऑफ होगी। सर लाइव वायर में। वेरी गुड आंसर। तो स्विचेस और फ्यूज हमेशा लाइव वायर के अंदर ही कनेक्ट करने हैं। कोई पूछ ले ऐसा क्यों, क्योंकि मान लो न्यूट्रल वायर को आपने स्विच से कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, सॉरी, अगर मान लो लाइव वायर को आपने स्विच से कनेक्ट नहीं किया और वो स्विच चाहे फिर ऑफ हो चाहे ऑन हो, क्योंकि आपने तो न्यूट्रल वायर के अंदर स्विच लगा दिया, तो उस केस में क्या होगा, स्विच ऑफ होते हुए भी अगर हम उस लाइव वायर को टच करेंगे तो हमें शॉक लगने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लगेगा, चांसेस क्या, पक्का लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम जब भी कोई काम करते हैं अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ करते हैं तो चप्पल भी पहने रखते हैं, जूते पहने रखते हैं। दूसरा, फैन वगैरह या फिर जैसे कूलर वगैरह को पानी से भरना है, ठीक है, तो उस केस में हम स्विच को ऑफ रखते हैं और कई बार तो जो प्लग होता है उसको भी बाहर ही निकाल लेते हैं ताकि हमें शॉक से रिलेटेड कोई रिस्क ना उठाना पड़े। चलो नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए क्या कंडीशन इन 4 में से होनी चाहिए। प्रीति जवाब दो। ऑप्शन ए, देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल ऑफ वायर एंड गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर और जो कॉइल है उनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। जैसे मान लो ये आपके पास में गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और ये मान लीजिए आपके पास में कोई कॉइल है, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। दूसरा, देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड मैग्नेट, ये मान लीजिए आपके पास में एक मैग्नेट भी बना दिया हमने, नॉर्थ पोल साउथ पोल, कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड जनरेटर, ठीक है,
ये मान लीजिए हमारे पास में कोई जनरेटर है, G4 जनरेटर है, ठीक है। इस जनरेटर में और गैल्वेनोमीटर, इन दोनों में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी, देयर मस्ट बी ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल ऑफ वायर एंड मैग्नेट, यानी कि ये कॉइल ऑफ वायर है और ये मैग्नेट है, कि केवल इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। जल्दी बताओ बेटा, प्रीति आंसर दो। बी। बी, एक बार यस रिपीट सर। करो बेटा। बी मतलब देयर मस्ट बी ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द गैल्वेनोमीटर एंड मैग्नेट। नहीं, अगर मान लो मैग्नेट है, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के अंदर तो बेटा आपको जो है रेजिस्टेंस नीडल वगैरह मिलेगी, ठीक है। आपको रिलेटिव मोशन कराना होता है बेटा कॉइल के अंदर, कॉइल ऑफ वायर एंड मैग्नेट, तभी तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखो हम लोगों ने आप लोगों को ये चीजें बताई हुई थी कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई भी कॉइल है, ठीक है, और ये हमारे पास में कोई मैग्नेट है। इस मैग्नेट को इसके कॉइल के अंदर बाहर ऐसे आप मूव कराएंगे, तो ऐसा नहीं है कि गैल्वेनोमीटर लगा होगा तभी इसके अंदर डिफ्लेक्शन दिखाई देगा या तभी इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा। देखो जब आप ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट नहीं करते हैं और ये जो बार मैग्नेट है इसको मोशन कराते हैं इस मैग्नेट के अंदर बाहर, तो भी इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन इंड्यूस्ड करंट देखना है आपको तो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये नहीं है कि करंट दिखाई नहीं दे रहा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ ही नहीं। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब बेटा ये भी है कि अगर ये कॉइल कहीं से कनेक्टेड नहीं है तो भी इसके अंदर ईएमएफ यानी कि वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी। अगर आप वोल्टमीटर कनेक्ट करके देखेंगे तो वो भी डिफ्लेक्शन देगा आपको थोड़ा बहुत। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन बी था वो तो रॉन्ग था, तो इसका राइट ऑप्शन है बेटा डी। ध्यान रखिएगा कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए कॉइल ऑफ वायर एंड मैग्नेट, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नो फोर्स एक्ट्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को है ना कहाँ प्लेस कर दिया जाए, कैसे प्लेस कर दिया जाए ताकि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, फार अवे मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तो फोर्स लगेगा, फार अवे भी थोड़ा बहुत लगेगा लेकिन लगेगा जरूर। कंडीशन बच गई ये दो नहीं लगने की, नो फोर्स, फोर्स नहीं लगेगा तो उसके अंदर कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो अब इनके अकॉर्डिंग कैसे रखना है, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, क्लियर, और कंडक्टर को आपने ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए। और यदि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है इस डायरेक्शन में और आपके पास में जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी मान लीजिए ऐसे ही फ्लो हो रहा है, मतलब कंडक्टर को भी ऐसे ही रखा हुआ है आपने, ठीक है, तो ये दोनों हुए एक दूसरे के पैरेलल। तो बेटा ध्यान रखिएगा अगर आप लोगों को कंडक्टर के अंदर डिस्प्लेसमेंट देखना है, उसके अंदर फोर्स देखना है, आप होगा कि फोर्स पड़े मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। 90 डिग्री पे नहीं रखते, फोर्स लगेगा लेकिन कम लगेगा।
बिल्कुल भी नहीं लगना। अगर ये देखना है आप लोगों को तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर दोनों एक दूसरे को पैरेलल रखना है। समझ में आया? तो इसका जो सर ये ऑप्शन रहेगा, करना प्लीज। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ। काम नहीं कर रहा इरेजर। हाँ बेटा देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को, कि नो फोर्स एक्ट्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन, यानी कि आपके पास में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। वह सारी है ना बेटा मंजू सही? यस सर। हाँ देखिए ये हमारे पास में कोई कंडक्टर है, ठीक है, जिसके अंदर करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके 90 डिग्री है, ठीक है। तो उस केस में आपने इलेक्ट्रिक मोटर वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा, याद है आप लोगों को? तो देखो करंट हमारे पास में ऐसे फ्लो कर रहा था उस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, दोनों के बीच में एंगल कितना बना था, 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। तो ज्यादा फोर्स देखने को मिल रहा था घूम के किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रही थी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। क्लियर? लेकिन अब यहाँ पे जो हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं, उनके बेसिस पे हम बात करें तो कंडक्टर को कैसे रखना है कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगे, ना लगे ये ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन आपको बताना है। तो परपेंडिकुलर रखोगे, ठीक है, ये ऐसे आपके पास में हो गया बी। और करंट कैरिंग, ये मान लो कोई वायर है जिसके अंदर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ तो फोर्स लगेगा, हमें नहीं वाला बताना है। तो नहीं वाले के लिए बेटा क्या करना है, पैरेलल रखना पड़ेगा। करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो उस केस में इस कंडक्टर के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ये उधर से उधर दाएं बाएं कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी में है फार अवे। फार अवे यानी कि कंडक्टर को तो यहाँ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो फोर्स लगेगा। मतलब मोस्ट क्लोज ऑप्शन आपको देखना है, इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी कंडक्टर रखोगे तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा जाएगा तो उस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। क्लियर? तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अभी कोई डाउट बेटा? नो सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए फटाफट। विच इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट? देखो सर्किट के अंदर करंट अगर आपको पता करना है तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है? तो हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल हैं कि गैल्वेनोमीटर यूज करना है, मोटर, जनरेटर, नन ऑफ द अबव। देखो जनरेटर का काम तो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, मोटर का काम है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है कि अगर कोई सर्किट जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी करंट फ्लो हो रहा है तो उसको मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर आपके पास में करंट ज्यादा रेंज में है, जैसे 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, उसके लिए हम एमीटर यूज करते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है किसके लिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए, जैसे करंट आपका मिली एम्पियर की रेंज में है, ठीक है, माइक्रो एम्पियर की रेंज में है। तो इतना स्मॉल करंट मेजर करना हो तो गैल्वेनोमीटर यूज कर सकते हो, लेकिन एम्पियर की रेंज में है तो एम्पियर मीटर यूज करना पड़ेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच डिवाइस प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट?
देखो अब ऑप्शन से समझना। हिमांशु आंसर दो इसका कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर? जनरेटर। वेरी गुड। गैल्वेनोमीटर तो करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एम्पियर मीटर भी करंट को मेजर करने के लिए, बस ये ज्यादा करंट को, ये स्मॉल करंट को। और मोटर मैकेनिकल एनर्जी देती है हमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेकर के। तो करंट तो हमें जनरेटर से मिलता है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? देखो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके दे दी है, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। ऑप्शन सभी पढ़ेंगे अच्छे से तो पता लग जाएगा। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, नहीं ये चार्जिंग ए बॉडी ऐसा नहीं है, कुछ भी हमने यहाँ पढ़ा ही नहीं है। द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग ए कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, आगे पढ़ते हैं। प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड कॉइल, और द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट पासिंग थ्रू कॉइल। नहीं, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं किसी कॉइल के अंदर। कैसे? जब रिलेटिव मोशन हो इसके अंदर, मैग्नेट एंड कॉइल के अंदर। ये हमें कहता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब भी हमारे पास में कोई कॉइल और बार मैग्नेट, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव का मतलब क्या समझते हो? कि अगर एक को फिक्स रखो तो दूसरी के अंदर मोशन होना चाहिए। अगर इसको फिक्स रख रहे हो तो इस कॉइल को आपको मोशन कराना होगा, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलेगा। इंड्यूस्ड करंट देखने को मिलेगा जब ये सर्किट ऐसे क्लोज कर दोगे, नहीं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा इसका? अमन जांगड़ा, आंसर दो बेटा जल्दी। अमन, आवाज नहीं आ रही। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करते हैं किसी कॉइल के अंदर, जब देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर बताएगा मेरे को प्रीति, रेडी रहो बेटा। व्हाट हैपेंस टू द करंट इन शॉर्ट सर्किट? देखो पहले छोटा सा सर्किट समझिए कि ये हमारे पास में बैटरी कनेक्ट कर रखी है V वोल्टेज, और यहाँ पे हमारे पास में कोई बल्ब है वो कनेक्ट कर रखा है। हमने क्या किया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, एक वायर का टुकड़ा लिया और ये शॉर्ट सर्किट ऐसे इस बल्ब के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। शॉर्ट सर्किट ऐसे ही होता है आपका, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल चाहे ऐसे कर दो चाहे इधर से कर दो। तो यहाँ से भी देखोगे तो ये देखिए, ये इधर पॉजिटिव टर्मिनल गया हुआ है, इधर ये आपका नेगेटिव टर्मिनल गया हुआ है। तो जब बैटरी के या फिर सप्लाई का घरों में बात करो तो फेज वायर और न्यूट्रल वायर, जब ये दोनों आपस में टच हो जाए, कांटेक्ट में आ जाए, तो हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया है। ठीक है, डीसी के केस में बात करो तो जब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आपस में टच हो जाए, कांटेक्ट में आ जाए, तो हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट हो गया है। ठीक है, कई बार हीटिंग वायर जैसे पास पास रहती हैं और वो एक दूसरे से कांटेक्ट में तब आ जाती हैं जब उनमें ज्यादा करंट फ्लो होने लग जाए और हीट देखने को मिले। तो हीट होने की वजह से वो कई बार जो है एक दूसरे के साथ टच में आकर के शॉर्ट सर्किट कर देती है। तो अब आपको ये बताना है कि शॉर्ट सर्किट के अंदर जब शॉर्ट सर्किट होगा तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा? करंट के ऊपर
करंट पे क्या असर होगा, कि करंट रिड्यूस सब्सटेंशियली, कि करंट एकदम से घट जाएगा। डज नॉट चेंज, भी शॉर्ट सर्किट होगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा करंट की वैल्यू के अंदर। इंक्रीज हैवीली, कि शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट एकदम से बढ़ जाएगा। वेरी कंटिन्यूसली, कि करंट लगातार बार बार चेंज होता रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा शॉर्ट सर्किट होगा तो। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए हैं। तो बेटा प्रीति जल्दी माइक ऑन करो और आंसर बताइए। सर इंक्रीज हैवीली। वेरी गुड आंसर बेटा। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, अगर यहीं पे एक क्वेश्चन और मैं दे दूं कि व्हाट हैपेंस टू द वोल्टेज, इस करंट की बजाय मैं वोल्टेज रख दूं, वोल्टेज इन शॉर्ट सर्किट, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कहोगे कि वोल्टेज एकदम से जीरो हो जाएगी, विल डिक्रीज सडन, जैसे लिखा हुआ है विल एकदम से बढ़ जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट के अंदर ये चीजें याद रखनी है कि जब भी शॉर्ट सर्किट होगा करंट को एकदम से बढ़ जाएगा और वोल्टेज एकदम से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये घट भी कितनी जाएगी, हो सकता है जीरो भी हो, कितनी घट जाएगी, 220 से 0 वोल्ट हो जाए शॉर्ट सर्किट। ठीक है, सर ये 9th क्वेश्चन में सर ये जो ए ऑप्शन है इसको डिफाइन करना है प्लीज। ए ऑप्शन को, यस सर। हाँ इसमें लिखा हुआ ना कि रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, कि मतलब आगे चल के धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा करंट सब्सटेंशियली, कि मतलब जैसे ओके सर। एकदम से धीरे धीरे क्या हो जाएगा सब्सटेंशियली, मतलब कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, जीरो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। शॉर्ट सर्किट में हमेशा करंट एकदम से, क्लियर। आप देखते हो ना जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो काफी सारी लाइटनिंग स्पार्किंग देखने को मिलती है, तो वो करंट एकदम से बढ़ने की वजह से देखने को मिलती है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 10। एन अल्फा पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, कोई अल्फा पार्टिकल, देखो आप लोगों को समझाने के लिए अच्छे से मैंने ये डायरेक्शन सिस्टम लिया, दिशा सूचक को आप बोलते हो, ठीक है, कि अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल को देखो, ये अल्फा पार्टिकल, ठीक है, कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे है, सिंबल बना दिया और ये छोटा सा डॉट बना दिया हमने कि अल्फा पार्टिकल है, और ये कैसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्टेड, उसको किस दिशा में रखा गया है जाने के लिए, कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, वेस्ट, देखो ये वेस्ट है ना, तो यानी कि ईस्ट की तरफ से आ रहा है और वेस्ट की तरफ जा रहा है। समझ में आया कि अल्फा पार्टिकल वेस्ट की तरफ डायरेक्टेड करके रखा हुआ है, मतलब ईस्ट की डायरेक्शन से आ रहा है और वेस्ट की तरफ जा रहा है, और जैसे वो आ रहा था, ठीक है, तो कोई फील्ड बना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ था। चलो मैं एक बार इसको थोड़ा अलग से कलरफुल करके आपको दिखाता हूँ, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये कोई अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल है, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री कर रहा है। ये आपके पास में रेड कलर से जो लाइंस शो की हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड बी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो अब ये पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये डायरेक्शन इसमें पूछी गई है कि जब ये अल्फा पार्टिकल वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, इज डिफ्लेक्टेड, तो ये क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। डिफ्लेक्ट अब पता नहीं इस साइड हो जाता है कि इस साइड, अच्छा लिखा हुआ है इसमें डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, हाँ नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है, मतलब ये ऐसे, अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो ऐसे सीधा चला जाता है, लेकिन यहाँ से आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड शुरू हो गया तो ऐसे आपके पास में नॉर्थ की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, रिपीट करता हूँ एक बार फिर से देखिएगा कि ये आपके पास में अल्फा पार्टिकल आया, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसने एंट्री की अपनी, ठीक है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करने के बाद में क्या होगा, ये धीरे धीरे डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसे डिफ्लेक्ट होना शुरू हो। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब मैं इसको साफ करता हूँ। अब इसमें ये बोला है कि द फील्ड इज मैग्नेटिक, भाई ये मैग्नेटिक फील्ड था, हमने बना लिया इसको,
व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो आप लोगों को शो किया गया था ऑरेंज कलर की लाइन से ऐसे, कि इसकी डायरेक्शन क्या थी, इसका मतलब कि जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन देखने को मिला, कि ये ऐसे थी या फिर ऐसे थी, ठीक है, या फिर ऐसे, मतलब ये डायरेक्शन सिस्टम के बेसिस पे आपको बताना है कि नॉर्थ टू साउथ थी, अपवार्ड थी, डाउनवार्ड थी, ठीक है, लेफ्ट टू राइट थी, टूवर्ड साउथ थी, ठीक है, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है। और मैं इसको एज ए होमवर्क छोड़ूंगा आपके लिए, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूंगा इसके बारे में, हिंट दूंगा मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले बेटा आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल होता है आपका, उस कैसा कैसा ये पता होना चाहिए। मैं आपको हिंट की फॉर्म में दे रहा हूं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल पे बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा हुआ है कि वायर के अंदर जो कन्वेंशनल करंट होता है वो कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अल्फा पार्टिकल भी ऐसे ही फ्लो कर रहे हैं, यानी कि जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो ही आप अल्फा पार्टिकल्स की डायरेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, जैसे हम बोलते हैं कि वायर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यानी कि आप मान लीजिए कि आपके पास में अल्फा पार्टिकल जो फ्लो कर रहा है वो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो कर रहा है, सेम कन्वेंशनल करंट की तरह। तो जो आप राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देखो आपको ही बताना है, उस वो अप्लाई करना है आपको, ठीक है। और उसके बेसिस पे आपको ये देखना है कि इन चारों, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। देखो अल्फा पार्टिकल की बजाय अगर ये बोलता ना इलेक्ट्रॉन होता, तो इलेक्ट्रॉन बेटा उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट रहती है, मतलब इलेक्ट्रॉन बोलता तो हमारे पास में डायरेक्शन हम कन्वेंशनल करंट से अपोजिट ले लेते कि इलेक्ट्रॉन पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगता, ठीक है। अभी तो आप ये मान के चलिए कि करंट की डायरेक्शन, अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी जब ये पार्टिकल चलते चलते नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट होना शुरू कर दे। सभी लोग होमवर्क अपना सेंड करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर टीचमिंट ऐप पे ही आपको देखो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल उनमें है कि जैसे एक बता रहा था आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक बता रही थी उंगली आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और एक बता रही थी आपको डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए आप अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, उसके बेसिस पे अपने जो लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है वो म्यूचुअली उंगलियों को करके रखना है, थंब और उसे आपको देखना है डायरेक्शन आपके पास अवेलेबल है ना, कि अल्फा पार्टिकल नॉर्थ की तरफ जा रहा है, दूसरा डिफ्लेक्ट हो रहा है यानी कि उस पर फोर्स लग रहा है, नॉर्थ की डायरेक्शन में लग रहा है, और अल्फा पार्टिकल की मूवमेंट कैसी है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो ये दो डायरेक्शन जब आपको मिल जाएं तो तीसरी डायरेक्शन आप बता सकते हैं, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अभी कोई किसी को कुछ भी डाउट है तो 1 मिनट के लिए मैं यही हूँ, आप पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने 8 लोगों ने क्लास लगाई आज, हमें बहुत अच्छा लगा। तो बेटा बोलो, अगर किसी को कोई पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ फिर। बेटा